नमस्कार, हिंदी एजुकेशन चैनल पे आप सबका स्वागत है। पिछली वीडियोस में हमने व्याकरण के पहले महत्वपूर्ण अंग वर्ण पर विस्तारपूर्वक चर्चा किया है और वर्ण से जुड़े सभी पहलुओं का परिचय पा लिया है। अब हम व्याकरण के ही दूसरे महत्वपूर्ण अंग शब्द की ओर बढ़ चले हैं। आज की कक्षा में शब्द विचार के अंतर्गत शब्द क्या है, शब्द विचार क्या है और विभिन्न आधारों पर शब्द के वर्गीकरण को जानेंगे। आइए शुरू करते हैं आज की कक्षा। शब्द का अर्थ होता है वर्णों का सार्थक योग। अगर हम शब्द को परिभाषा के तौर पर बांधें तो देखते हैं कि वर्णों के सार्थक योग या मेल को शब्द कहते हैं। उदाहरण के लिए देखिए, हम पूर्व कक्षा में भली भांति इस बात से परिचित हो चुके हैं कि वर्ण क्या होते हैं। तो वर्णों को पहचानने में किसी प्रकार की कोई कठिनाई हमें नहीं आनी चाहिए। कम से कम इस चैनल पर तो किसी विद्यार्थी को वर्ण को पहचानने में किसी प्रकार की कठिनाई नहीं आनी चाहिए, अगर वो बहुत बेसिक से भी चीज़ों को सीख रहे हैं तो। देखिए, उदाहरण में हम देखते हैं कि जो वर्ण है न, म, क, इनको जोड़ करके एक सार्थक शब्द बनाया गया है नमक। दूसरा उदाहरण है क, म, ल, इनको जोड़ करके एक और सार्थक शब्द बना लिया गया है कमल। इस तरह से हमने जाना कि शब्द से आशय है वर्णों का सार्थक योग। परिभाषा में इसको बांध करके हमने देख लिया। वर्णों के सार्थक योग या मेल को शब्द कहते हैं। उदाहरण भी हमने देख लिए। अर्थ के आधार पर भाषा की दो इकाइयाँ या भेद होती हैं। अर्थ के आधार पर भाषा की कितनी इकाइयाँ होती हैं? दो इकाइयाँ होती हैं, शब्द और वाक्य। यूँ तो हमने जाना है पूर्व की कक्षाओं में कि व्याकरण के 3 अंग या इकाई होते हैं, जिसमें वर्ण भी है, शब्द भी है और वाक्य भी है। लेकिन यहाँ पर अर्थ के आधार पर प्रश्न है कि अर्थ के आधार पर भाषा या व्याकरण के कितने अंग या इकाई होते हैं। तो यहाँ पर यह बात बहुत महत्वपूर्ण है कि अर्थ के आधार पर बात हो रही है, अर्थ के आधार पर। इसलिए अर्थ के आधार पर भाषा की 2 इकाइयाँ हैं। कौन कौन सी? पहला है शब्द और दूसरा है वाक्य। अर्थ के आधार पर भाषा की सबसे छोटी इकाई क्या है? शब्द है। तो अर्थ के आधार पर भाषा की सबसे छोटी इकाई हमने जाना शब्द है। शब्द विचार क्या होता है? तो शब्द विचार से आशय है कि वह पुस्तक या ग्रंथ जिससे शब्द के शुद्ध उच्चारण, लेखन या प्रयोग को समझा जाता है। शब्द के भेद या प्रकार पर चर्चा कर लेते हैं। उत्पत्ति के आधार पर शब्द के 5 भेद हैं, जिसमें से पहला है तत्सम। बहुत ही सरल है शब्द को पढ़ना, जानना, समझना। जितनी सरलता से हमने वर्ण को समझ लिया है, जान लिया है, उससे भी अधिक सरल है शब्द को जानना, समझना और पढ़ना। तो देखते हैं कि उत्पत्ति के आधार पर शब्द के कितने भेद हैं। उत्पत्ति के आधार पर शब्द के 5 भेद हैं। पहला है तत्सम। तत्सम वे शब्द हैं जो हिंदी में संस्कृत से ज्यों के त्यों ले लिए गए हैं। कहने का मतलब है कि हम संस्कृत भाषा में जो शब्द पढ़ते हैं, संस्कृत से हम कहीं ना कहीं पूर्व परिचित हैं, हम में से अधिकांश लोग। तो जो संस्कृत भाषा है उसके जो शब्द हैं वो ज्यों के त्यों हिंदी भाषा में ले लिए गए हैं। जैसे हैं उसमें किसी तरह का कोई बदलाव नहीं किया गया है। वो जैसे हैं वैसे ही हिंदी भाषा में ग्रहण कर लिए गए हैं, ले लिए गए हैं। तो ऐसे शब्दों को तत्सम शब्द कहा जाता है। उदाहरण के लिए ऋषि, एकांत, हास्य, पादप, अग्नि, ऐसे और भी बहुत सारे शब्द हैं। दूसरा भेद है उत्पत्ति के आधार पर, दूसरा भेद है तद्भव। तद्भव शब्द भी मूलतः संस्कृत के ही शब्द होते हैं, किंतु हिंदी में आने पर इनका रूप बदल जाता है। क्या आशय है कि जो तद्भव शब्द होते हैं वो भी संस्कृत के ही शब्द हैं। कहने का मतलब ये है कि हिंदी में आने पर उनका जो रूप है वो सरल हो गया है और बदल गया है। जैसे उदाहरण से समझ लेते हैं, अग्नि जो शब्द है वो मूल शब्द है संस्कृत का, लेकिन इसका जब हमने तद्भव बनाया तो यह आग हो गया। अष्ट संस्कृत का शब्द है, लेकिन जब हमने तद्भव बनाया तो यह 8 हो गया। तो कहीं ना कहीं जो तद्भव शब्द है मूलतः संस्कृत के शब्द होते हैं, किंतु हिंदी में आने पर इनका रूप बदल जाता है। किस प्रकार से बदल जाता है कि यह उच्चारण और लेखन में सरल हो जाते हैं। और भी उदाहरण देख लेते हैं। अंधकार से हमने बना लिया अंधेरा। रात्रि से रात,
धैर्य से धीरज। तो ये लेखनी और उच्चारण दोनों ही दृष्टिकोण से तद्भव जो शब्द हैं वो सरल हैं है तो यह मूलतः तत्सम ही, लेकिन इनका रूप बदल करके तद्भव हो गया है। तीसरा भेद है देशज। वे शब्द जो क्षेत्र विशेष की जनता द्वारा आवश्यकता अनुसार गढ़ लिए जाते हैं देशज कहलाते हैं। वे शब्द जो क्षेत्र विशेष की जनता द्वारा आवश्यकता अनुसार गढ़ लिए जाते हैं देशज कहलाते हैं। यानी कि क्षेत्र विशेष से क्या आशय है, जगह जगह स्थान स्थान पर लोग अपनी आवश्यकता अनुसार विभिन्न प्रकार के वस्तुओं के नाम गढ़ लेते हैं। पूर्व से उनका नाम उनको या तो ज्ञात नहीं होता है या कुछ नाम उसका सुनिश्चित नहीं होता है। ऐसे में स्थान विशेष के लोग ही भिन्न भिन्न वस्तुओं का नाम अपनी सुविधा अनुरूप गढ़ लेते हैं। इसके उदाहरण देख लेते हैं। कटोरा, लोटा, डिबिया, पेटी, पगड़ी, छैला, गाड़ी आदि। चौथा भेद है विदेशज। वे शब्द जो दूसरे देश की भाषाओं से हिंदी में ग्रहण कर लिए गए हैं विदेशज कहलाते हैं। वे शब्द जो दूसरे देश, अन्य किसी देश से हिंदी भाषा में ग्रहण कर लिए गए हैं। दूसरे देश की भाषा, जैसे भारत एक देश है, यहाँ पर विभिन्न भाषाएं हैं, उसी तरह से दूसरे देश हैं, अरब देश हो गए और इंग्लैंड हो गया, तो बहुत सारे देश हैं और इन देशों की भाषाओं से जब शब्द हम हिंदी भाषा में ग्रहण करते हैं तो उन्हें विदेशज शब्द के अंतर्गत रखा जाता है। उदाहरण के लिए फारसी भाषा से लिए गए शब्द हैं गुलाब, गुलाल, कुर्सी आदि। अरबी भाषा से लिए गए शब्द हैं खुदा, औरत, कयामत, शतरंज, कुदरत आदि। अंग्रेजी भाषा से शब्द लिए गए हैं मास्टर, मिस्टर, सिस्टर, ऑर्डर इत्यादि। पांचवा भेद है वर्णशंकर। वर्णशंकर वे शब्द हैं जो तत्सम या तद्भव शब्दों में विदेशज शब्दों के मेल से बनता है अथवा दो विदेशज शब्दों के मेल से बनता है। उदाहरण के लिए हिंदी भाषा में अंग्रेजी भाषा के शब्दों को जोड़ करके बनाए गए हैं शब्द अग्निबोट, टिकट घर, रेलगाड़ी। हिंदी और फारसी शब्द जोड़कर बनाए गए शब्द हैं गाड़ीवान, चोर दरवाज़ा, अश्रु गैस, बम बरसा। अंग्रेजी और अरबी शब्द को जोड़कर बनाए गए वर्णशंकर शब्द हैं कंपनी बाग, हाफ कमीज। अंग्रेजी और तुर्की शब्द को जोड़कर बनाया गया वर्णशंकर शब्द है हाफ कुर्ता। तत्सम और तद्भव के पहचान के नियम। अब हमने इस बात से तो परिचय पा लिया है कि तत्सम क्या होते हैं और तद्भव क्या होता है, किस तरह के शब्द तत्सम कहलाते हैं। जैसे संस्कृत के ज्यों के त्यों जो शब्द होते हैं वो तत्सम कहलाते हैं और उन्हीं का अगर रूप सरल हो जाए तो वो तद्भव हो जाता है। तो इसके पहचान संबंधी कुछ और महत्वपूर्ण नियम भी हैं जो ज़रूर हमें ध्यान में रखना चाहिए, जिसमें से पहला नियम है संयुक्ताक्षर से बने शब्द तत्सम शब्द होते हैं। दूसरा है ताड़नजात वर्ण अड़ अढ़ से बने शब्द तद्भव होते हैं। तीसरे बिंदु की ओर बढ़ते हैं। अनुस्वार, शिरोरेखा के ऊपर एक बिंदु अनुस्वार री से बने शब्द तत्सम होते हैं। अनुनासिक चंद्र बिंदु का प्रयोग तद्भव शब्दों में होता है। बोलने, पढ़ने, लिखने में सरल शब्द तद्भव होते हैं। हमने उत्पत्ति के आधार पर शब्द का वर्गीकरण, शब्द के भेद और शब्द के प्रकार से परिचय पा लिया है। अब हम इसके दूसरे आधार, शब्द के वर्गीकरण के दूसरे आधार अर्थ के आधार पर पहुंच गए हैं। अर्थ के आधार पर शब्द के दो भेद हैं। पहला भेद है सार्थक। सार्थक शब्दों से किसी अर्थ का ज्ञान होता है, साथ ही ये शब्द स्वतंत्र रूप से प्रयोग में लाए जाते हैं। सार्थक शब्द यानी कि ऐसे शब्द जिनका कुछ ना कुछ अर्थ अवश्य निकलता है, कुछ ना कुछ अर्थ अवश्य होता है, तो वे शब्द सार्थक कहलाते हैं और ये स्वतंत्र रूप से प्रयोग में लाए जाते हैं। उदाहरण के लिए राम, श्याम, घर, जंगल, लड़का। दूसरा भेद है निरर्थक। निरर्थक शब्द वे होते हैं जिनसे किसी अर्थ का ज्ञान नहीं होता है तथा ये शब्द सार्थक शब्दों के साथ प्रयुक्त होते हैं। अब देखिए, सार्थक और निरर्थक
जो शब्द भेद हैं इनको अगर तुलना के दृष्टिकोण से समझें तो ये ज़्यादा अच्छे से समझ में आते हैं, ज़्यादा बेहतर ढंग से स्पष्ट होते हैं। सार्थक शब्द वे शब्द होते हैं जिनका कुछ ना कुछ अर्थ होता है, जबकि निरर्थक शब्द वे होते हैं जिनका कोई अर्थ नहीं होता है। अब निरर्थक शब्दों के उदाहरण को देखिए। चाय, शाय। चाय जो है एक सार्थक शब्द है और शाय इसका कोई अर्थ नहीं है। चाय को हम स्वतंत्र रूप से प्रयोग में लाएं तो वह बात को स्पष्ट करने में सार्थक है, चाय। जबकि शाय, शाय बोलने पर किसी प्रकार का कोई अर्थ ज्ञात नहीं होता है। अगर हम किसी व्यक्ति को कहेंगे कि एक कप चाय दीजिए तो चाय का अर्थ उसको पता है, वो हमें एक कप चाय दे सकता है। लेकिन अगर हम वहीं चाय की जगह पे हम कहें कि चाय दीजिए तो उसे नहीं समझ में आएगा। इस प्रकार से जो सार्थक शब्द होते हैं उनका अर्थ होता है और जबकि जो निरर्थक शब्द होते हैं उनका कोई अर्थ नहीं होता है। निरर्थक जो शब्द होते हैं वो सार्थक शब्दों के साथ प्रयुक्त होते हैं। रचना के आधार पर देखते हैं। रचना के आधार पर शब्द के 3 भेद होते हैं। पहला भेद है रूढ़ शब्द। रूढ़ वे शब्द होते हैं जो परंपरा से विशेष अर्थ में प्रयुक्त होते हैं। इनका निश्चित अर्थ होता है। रूढ़ शब्दों का अगर विग्रह किया जाए तो खंडों का कोई सार्थक अर्थ नहीं रहता है। लोक प्रचलित प्रसिद्ध अर्थ वाले शब्द भी रूढ़ शब्द कहलाते हैं। कहने का आशय यह है कि ये जो शब्द होते हैं इनका विशेष अर्थ होता है। रूढ़ जो शब्द होते हैं इनका विशेष अर्थ होता है और परंपरा से वे विशेष अर्थ में प्रयुक्त होते चले आ रहे हैं। लोक प्रचलित प्रसिद्ध अर्थ में वे प्रयोग में लाए जा रहे हैं। दूसरा महत्वपूर्ण बिंदु है रूढ़ शब्द के बारे में कि अगर इन शब्दों का खंड किया जाए, इनको तोड़ा जाए तो उन खंडों का कोई अर्थ नहीं निकलता है। आइए देखते हैं उदाहरण से, इसी बात को और बेहतर ढंग से स्पष्ट हो जाएगा। उदाहरण के लिए घर एक रूढ़ शब्द है। हाथी, बर्तन, दूध, नाक, कान, ये सभी रूढ़ शब्द के उदाहरण हैं। अब हमने जाना कि ये परंपरा से विशेष अर्थ में प्रयुक्त होते चले आ रहे हैं, यानी कि सदियों से घर का एक निश्चित अर्थ है वो उसी अर्थ में प्रयुक्त हो रहा है। जब हम घर कहते हैं, मैं अगर घर शब्द कहती हूँ तो उसका एक निश्चित अर्थ है और जब आप घर शब्द कहेंगे तो उसका भी वही निश्चित अर्थ होगा। आपके या किसी तीसरे व्यक्ति के घर शब्द कहे जाने पर उसका अर्थ नहीं बदलेगा, उसका एक अर्थ निश्चित है, चाहे मैं कहूँ, चाहे आप कहें या कोई तीसरा व्यक्ति कहे। तो ऐसे में रूढ़ शब्द का परंपरा से प्रचलित, लोक प्रचलित प्रसिद्ध अर्थ चला आ रहा होता है और अगर उसका हम खंड करते हैं, जैसे घर एक शब्द है, अगर हमने उसको खंड कर दिया, घ और र में तोड़ दिया, तो इन खंडों का कोई अर्थ नहीं निकलता है। घ का भी कोई अर्थ नहीं निकलेगा, र का भी कोई अर्थ नहीं निकलेगा। खंडों का अर्थ किस प्रकार से निकलता है और नहीं निकलता है, या आगे जो रचना के आधार पर और 2 भेद हैं उनसे जब हम तुलना करके देखेंगे तो यह बात और स्पष्ट हो जाएगी। इसलिए आगे बढ़ते हैं। यौगिक शब्द। यौगिक शब्द दूसरा भेद है। 2 रूढ़ या सार्थक शब्दों के योग से जो शब्द बनते हैं उन्हें यौगिक शब्द कहते हैं। उन्हें तोड़ने पर प्राप्त शब्द अपना अपना अलग अलग अर्थ देते हैं। सभी संधि, उपसर्ग, प्रत्यय, बहुव्रीहि के अलावा सभी समासों के उदाहरण यौगिक शब्द कहलाते हैं। पिछला जो शब्द भेद हमने जाना कि रूढ़ जो शब्द होता है उसको अगर खंड किया जाए तो उन खंडों का कोई अर्थ नहीं निकलता है, जबकि हमने यहाँ जाना कि यौगिक जो शब्द होते हैं अगर उस शब्द का अगर खंड किया जाए तो उन्हें तोड़ने पर प्राप्त शब्द का जो 2 शब्द प्राप्त होते हैं टुकड़े करने पर, उन शब्दों का अपना अपना अलग अलग अर्थ होता है। इसके उदाहरण की बात की जाए तो यौगिक शब्द के उदाहरण कौन कौन से होते हैं, तो सभी संधि से बने शब्द, सभी उपसर्ग से बने शब्द, सभी प्रत्यय से बने शब्द और बहुव्रीहि समास को छोड़ करके अन्य समासों के जो उदाहरण होते हैं वे सभी के सभी यौगिक शब्द के उदाहरण हैं। वे सभी के सभी यौगिक शब्द ही हैं। उदाहरण के लिए कुछ उदाहरण यहाँ पर देखते हैं। देव, मंदिर, गाड़ी, वाहन,
विद्यालय, विद्यार्थी। अगर हम एक शब्द को पकड़ें, देव मंदिर, जो कि यौगिक शब्द का उदाहरण है, इस शब्द को अगर हम खंड कर दें, तोड़ दें, देव और मंदिर में, ध्यान दीजिए कि यहाँ पर संधि विच्छेद नहीं करना है। संधि के नियम अनुसार इसे नहीं तोड़ा जा रहा है, बल्कि जो ये दो शब्द इकट्ठे लिखे गए हैं उनको अलग अलग हमने लिख दिया है। तो आप देख सकते हैं कि जो खंड हमने किया है, देव और मंदिर, देव का एक अलग अर्थ है और मंदिर का एक अलग अर्थ है। संयुक्त रूप में जो मिल करके इकट्ठे एक अर्थ को जन्म दे रहे हैं, खंड करने पर इनका अपना अपना अलग अलग अर्थ है। संयुक्त और खंड रूप में यौगिक शब्द का अर्थ एक ही होता है। संयुक्त और खंड रूप में यौगिक शब्द का अर्थ एक ही होता है। कहने का आशय यह है कि खंड में अगर तोड़ा गया शब्द है देव और मंदिर, और जब इन्हें जोड़ दिया जाएगा तो क्या उसका अर्थ भिन्न भिन्न हो जाएगा? नहीं, उसका अर्थ एक ही रहेगा। जैसे देव और मंदिर, खंड रूप में देव का अर्थ देव है, मंदिर का अर्थ मंदिर है खंड रूप में, और जब इन्हें जोड़ देंगे तो देव का अर्थ बदल जाएगा? नहीं। मंदिर का अर्थ बदल जाएगा? नहीं, बल्कि वह वही रहेगा। यानी कि जो खंड रूप में जो अर्थ निकल कर के आता है वही संयुक्त रूप में भी अर्थ निकल कर आता है। अगला जो भेद है उससे तुलना करने पर यह बात और भी स्पष्ट हो जाएगी। अगला भेद है योग रूढ़ शब्द का। योग रूढ़ शब्द भी दो सार्थक शब्दों के योग से बनाए जाते हैं, किंतु संयुक्त रूप में और खंड रूप में इन शब्दों का अर्थ भिन्न भिन्न होता है। देखिए, यहाँ पर बात स्पष्ट हो रही है कि संयुक्त रूप में और खंड रूप में इन शब्दों का अर्थ भिन्न भिन्न होता है, जबकि यौगिक जो शब्द होता है उसका संयुक्त और खंड रूप में अर्थ एक ही होता है। बहुव्रीहि समास के सभी उदाहरण योग रूढ़ शब्द होते हैं। इनके उदाहरण को देखें हम तो लंबोदर, दशानंद, गिरिधारी, पंकज इत्यादि योग रूढ़ शब्द के उदाहरण हैं। अगर हम लंबोदर का खंड करें तो लंबा जोड़ उदर, लंबोदर का एक आशय निश्चित है। लंबोदर गणेश भगवान को कहा जाता है, और अगर हम इसके खंड को देखें, लंबा जोड़ उदर, तो इसका आशय होता है बड़ा पेट। तो इस तरह से जो खंडों का अर्थ है और जो मूल शब्द का अर्थ है वो भिन्न भिन्न है, और जबकि यौगिक शब्द में खंडों का अर्थ और मूल जो शब्द है, संयुक्त रूप में जो शब्द है, वो उनका अर्थ एक ही होता है। एक नोट है यहाँ पर जिस पर ध्यान दीजिएगा। रचना के आधार पर वर्गीकरण के अन्य नाम भी हैं, जैसे व्युत्पत्ति के आधार पर, बनावट के आधार पर, संरचना के आधार पर। यह बात बहुत ही महत्वपूर्ण है, क्योंकि अगर प्रश्न आए कि रचना के आधार पर शब्द के कितने भेद होते हैं तो इसका सरल सीधा सा उत्तर है 3। लेकिन वहीं अगर आपसे पूछ दे कि व्युत्पत्ति के आधार पर या बनावट के आधार पर या संरचना के आधार पर, तो आपको कन्फ्यूज़ नहीं होना है, घबराना, परेशान नहीं होना है, क्योंकि यह सभी एक ही नाम है। व्युत्पत्ति, बनावट, संरचना और रचना एक ही अर्थ वाले नाम हैं। तो अगर प्रश्न यहाँ से आए कि संरचना के आधार पर या बनावट के आधार पर या व्युत्पत्ति के आधार पर, तो आपका उत्तर समान ही रहेगा। रूपांतरण या बदलाव या विकार या प्रयोग के आधार पर शब्द के भेद को जान लेते हैं। रूपांतरण के आधार पर शब्द के 2 भेद हैं। पहला भेद है विकारी। परिवर्तन की 4 इकाइयाँ होती हैं, लिंग, वचन, काल, कारक। इन सभी इकाइयों के आधार पर जिन शब्दों में बदलाव आता है उन्हें विकारी शब्द कहते हैं। इन सभी इकाइयों के आधार पर, किन इकाइयों के आधार पर? लिंग, वचन, काल, कारक। परिवर्तन की जो 4 इकाइयाँ हैं, इन 4 इकाइयों के आधार पर जब किसी शब्द में बदलाव आता है, परिवर्तन आता है, तो उसे विकारी शब्द कहते हैं। विकारी शब्द के कितने भेद हैं? 4 भेद हैं, संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण और क्रिया। दूसरा भेद है अविकारी शब्द। अविकारी शब्द को अवयव भी कहा जाता है। अविकारी शब्द वे होते हैं जिनमें काल, कारक, लिंग, वचन के आधार पर कोई बदलाव नहीं आता है। ध्यान दीजिएगा कि जहाँ विकारी शब्दों में बदलाव आता है वहीं अविकारी शब्दों में किसी प्रकार का कोई बदलाव नहीं आता है, और इनका दूसरा नाम अवयव भी है। अविकारी शब्द के 4 भेद हैं, क्रिया विशेषण, संबंध बोधक, समुच्चय बोधक और विस्मयादि बोधक। तो इस प्रकार से हमने आज की इस कक्षा में जो व्याकरण के 3 महत्वपूर्ण अंग हैं उसमें से दूसरा अंग जो है शब्द, उसका अध्ययन आरंभ कर दिया है। और इस
अध्ययन के आरंभ में हमने शब्द का जो अर्थ है उसे जाना, शब्द के भेद को जाना और इसी क्रम में हम अगली वीडियोस में शब्द से जुड़े अन्य महत्वपूर्ण बिंदुओं पर चर्चा करेंगे। अगर आपको ये वीडियो यूज़फुल लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, अपने महत्वपूर्ण कमेंट बॉक्स में ज़रूर डालें। मिलते हैं अगले वीडियोस में, तब तक के लिए नमस्कार।